नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये साल 2012 की घटी हुई घटना है। ये घटना जो घटी थी, जिनके साथ में, उनका नाम है अमित। हाँ, अमित जो है ना, सिक्योरिटी गार्ड की शहर में नौकरी करते थे। जिस शहर में नौकरी करते थे ना, वहाँ से उनके जो गांव था, लगभग बस के द्वारा जाते थे तो 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था। लेकिन वो सिर्फ महीने में जब उनकी सैलरी मिलती थी ना, तभी वो गाँव आते थे। और नहीं तो कंपनी की तरफ से अब रहने का सब कुछ इंतजाम किया हुआ था और वहीं रहते थे। खाना बना अपना खुद बनाते थे, खाते थे। बस महीने में जब सैलरी का दिन होता था, तभी वो पूरी सैलरी लेकर के आज जिस दिन को मिलता था ना, अब वो ड्यूटी अब ख़त्म करके आज सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाते थे। तो चलिए चलते हैं इनकी कहानी में, अमित के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं शहर में रह कर के आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला। और मेरा जो गांव था, 2 घंटे की 2.5 घंटे की सफ़र पर अब बस के द्वारा अब इतना ही दूरी थी। लेकिन मैं हर अब वक्त आता जाता नहीं था। जो ड्यूटी करता था ना, अपने गांव से नहीं, मैं उसी कंपनी में मुझे रहने के लिए व्यवस्था किया गया हुआ था। और कुछ हमारे दोस्त भी थे जो और भी काम करते थे, उन्हीं के साथ मेल बांट करके खाना वाना अब बनाता था, खाता था। और इस तरह हमारी पूरा महीना निकल जाता था। अब मेरी जो ड्यूटी थी ना, दिन की ड्यूटी थी। सुबह 8 बजे से लेकर के और रात को 8 बजे तक। और 8 बजे के बाद मैं अब अपने कमरे में जा कर के आराम करता, खाना पीना करता और फिर सो जाता। यही हमारी रोज की दिनचर्या थी। आज वो तारीख आ चुकी थी। मुझे दोपहर में अब सुपरवाइजर साहब मुझे सैलरी दिए और मैं सैलरी पा कर के जैसे पहले खुश हुआ करता था, अब वैसे ही खुश हो चुका था। अब मुझे अब घर की टेंशन सता रही थी कि कब मैं अपने घर निकलूं और पैसे अपने माँ बाप को दूं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी। घर पर खर्चा काफ़ी था। पिता का तबीयत खराब चल रहा था। अब इलाज के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। अब मैं तो भगवान से मना रहा था कि जल्द से जल्द मुझे सैलरी मिल जाए। और आज सैलरी मिल चुकी थी। मैं बहुत खुश था। लेकिन अभी दोपहर का टाइम था। लेकिन मेरे पास में मोबाइल फ़ोन था और उस टाइम मैं फ़ोन किया अपने घर वालों को। मैं अपनी माँ को बोला कि सैलरी मिल गई है माँ, मैं रात को आ जाऊँगा। और वो जो समय था ना, टाइम था ना, सर्दियों का टाइम था। दिसंबर का आसपास का महीना था और ठंड अब पड़ भी रही थी। और ठंड का एहसास मुझे आज भी है, जो रात को मेरे साथ में वो घटना घटी थी। मेरी माँ अब खुश थी कि चलो बेटा, पैसा का इंतज़ाम तुमने कर दिया, सैलरी मिल गई है तो अब आ ही जाना। लेकिन सुनो, आज तुम्हारे बापू स्टैंड पर नहीं जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं कहने लगा कि पिता को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा थोड़ी रहा, मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अपनी जिम्मेवारी खुद समझता हूँ, तो अब आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो माता पिता थे ना, जब भी सैलरी मिलती थी और जब मैं फ़ोन करता था, तो पिता का जब तबीयत सही रहती थी ना, मुझे लेने के लिए बस स्टैंड पर, गांव का बस स्टैंड पर आ करके खड़े होते थे। बस को देखते रहते थे कि कौन सा बस में मेरा बेटा आ रहा है, इंतज़ार करते थे। और जब मैं पहुंचता था ना, तो रात के कभी 10, कभी 10:30 और कभी उससे भी लेट हो जाता था। और तब तक वो स्टैंड से हिलते नहीं थे जब तक मुझे देख ना ले। और आज मैं उस जगह पर जा रहा था। आज मेरे पिता आने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका तबीयत खुद खराब था। जब मैं बस से बैठा, अपने स्टैंड पर उतरा ना, तो रात का करीब 10:30 बज रहा था। और वो जगह बिल्कुल अब शाम होते ही सुनसान होनी शुरू हो जाती थी। गांव खेड़ा की बात है। अब इसके बाद में जब उतरा ना, एक तो सर्दियों का टाइम था और हवा में ठंडक भी काफ़ी थी, बर्फ़ की समान हवा महसूस हो रही थी।
हाँ, मैं जवान था, लेकिन सर्दी की एहसास मुझे काफ़ी हो रहा था। मैंने जो भी स्वेटर वगैरह डाल रखे थे, अब कंपनी की ही वर्दी थी और उसी पर स्वेटर डाल करके अब मैं आ चुका था। हाँ, मैं तो बस ये चाहता था कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं, लेकिन घर था ना, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब 1.5 किलोमीटर की दूरी मुझे पैदल ही पार करना होता था। हाँ, हर बार मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य होता था या मेरे पिता होते थे, लेकिन आज मैं अकेले था। जब बस से उतरा ना तो आसपास देखने लगा, वहाँ पर कुछ दुकानें भी थी जो शाम होते ही बंद हो जाती थी। उनके जो मालिक थे अपने अपने सामान इकट्ठा करके साइकिल द्वारा और अपने गांव चले जाते थे, और अगली सुबह फिर साइकिल से सामान लेकर के और उस चौक पर आ जाते थे। दुकान फिर अपना सजा देते थे। ऐसे ही रोज का उनका नियम था। अब मैं उस चौराहे पर खड़ा अब अपने गांव के रास्ते की ओर चलने लगा। मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, कोई साधन मिल जाए, कोई साधन मिल जाए कि मैं जल्द से जल्द, अब ठंडी इतनी लग रही थी कि मैं बहुत महसूस कर रहा था। बर्फीली हवा तेज तेज चल रही थी। अब मैं कुछ ही दूर चला था, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखा ना तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कोई लोग तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन दौड़ने की कदमों की आहट मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। ये कैसे हो गया मुझे मालूम नहीं। जो आवाज तेज तेज दौड़ने की आ रही थी, जैसे लोग शोर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे। मैं बिल्कुल उस हालात को देख करके एकदम सहम सा गया था। मुझे बड़ा शक शुबा होने लगा। मेरे पिता कभी कभी बताते थे कि देख बेटा, इस रोड पर कभी कभी भूत की मंडली भी गुजरती है, और वो भूत की मंडली में बहुत सारे भूत होते हैं। लेकिन मैं इस चीज पर ध्यान ही नहीं देता था। मुझे तो ये मालूम था कि भूत प्रेत इस दुनिया में रहते ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं पढ़ा लिखा था, अब पिताजी के बातों पर मैं गौर नहीं करता था। लेकिन जब आज मेरे साथ में वो सब खेल होने लगा ना, हाँ, तो मैं डर चुका था। मुझे लगने लगा कि पिता की कही हुई बातें सारी सत्य है। अब वही आवाज, चिल्लाने की आवाज, जैसे बहुत सारे लोग इस रोड पर दौड़ते जा रहे हैं। अब मैं तो डर के मारे बिल्कुल रोड को छोड़ दिया था। मैं खेतों के अंदर आ चुका था। अब वो जिस जगह से मैं गुजर रहा था ना, अब वहां से दौड़ने की, शोर करने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत सारे लोग शोर मचाते हुए आगे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक भी किसी का शक्ल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सही मायने में मैंने जो आज का अनुभव मैंने किया था ना, मेरे जीवन में ये पहला अनुभव था किसी भूत प्रेत को सामना होने का। लेकिन अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं, आवाज ही आवाज भर सुन रहा था। और तब मुझे पिताजी की याद सताने लगी। अगर पिताजी होते ना तो मैं इतना डरता नहीं। उनको तो मालूम था कि कैसे इनसे बचाव करना है। लेकिन मैं खेत में उतरा हुआ था और एक तरह से अपने आप को छिपाए हुए था, ताकि ये सब गुजर जाए, बिल्कुल माहौल शांत हो जाए, और तब मैं चलूंगा। लेकिन ये जो शोर था ना, थम ही नहीं रहा था। कभी तो आगे जा रहा था शोर, और फिर जैसे किसी के पीछा कर रहे हो, कोई पकड़ने का कोशिश कर रहा है। शोर मचाते हुए इधर से उधर, इधर से उधर, लगभग 1 घंटा मेरा वहां पर व्यतीत हो चुका था। अब मैं इतना डरा हुआ था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बस यही लग रहा था कि हे भगवान, बस मेरे पिता आ जाए और मैं फिर उनके साथ अपने गांव निकल जाऊंगा। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था उस चीज को, लेकिन देख नहीं पा रहा था। आखिरकार वो शोर थमा, लेकिन 1 घंटे के बाद में। इसके बाद उस जगह पर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन मेरी जो हिम्मत थी ना,
मैं खेत से निकल नहीं रहा था। जिस जगह पर छुपा हुआ था ना, उसी जगह पर छुपा हुआ अभी मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं मैं रोड पर जाऊं और फिर वो सब फिर से दोबारा से शुरू हो जाए, और तब मैं तो बच भी नहीं पाऊंगा, उनके चपेटे में आ जाऊंगा और फिर मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं इसी चीज से डरा हुआ था। लेकिन जब शांति छा गई ना और 10-15 मिनट बीता, तब मुझे लगने लगा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपना गांव पहुंच जाना चाहिए। और ये जो खेल अभी ख़त्म हुआ है, मुझे अंदाज़ा था कि ये खेल दोबारा से शुरू होगा और तब तक मैं अपने घर निकल जाऊं। हाँ, मैं रोड पर आ चुका था। मैं दाएं बाएं देख रहा था, लेकिन जैसा पहले था, कोई भी ऐसे रोड पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब आधी रात के आसपास का वक्त हो चुका था। बिल्कुल हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ और रोड पर एक भी साधन मुझे चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल रोड पर भी अंधेरा छाया हुआ था। और तभी मैं अब देख लिया, महसूस कर लिया कि हाँ, अभी शांति है, अभी हम इस जगह से जल्द निकल जाए अपने गांव की तरफ, इसी में मेरी भलाई है। अब मैं तेज कदमों से आगे की तरफ चलने लगा। हाँ, कुछ देर तक तो मैं सही चलता रहा। मैं कान बिल्कुल खोल कर रखा था। जरा सा भी कोई आहट होती थी ना, तो मैं पलट कर देखता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल शांत माहौल था। अब मैं चलता चलता कुछ देर तक आगे बढ़ता रहा और अचानक जैसे पीछे से फिर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। जैसे कोई व्यक्ति तेज चलता हुआ और जूता पहन रखा हो, भारी बूट वाला, अब मेरे पीछे पीछे तेजी से आ रहा। अब जैसे ही मैंने आवाज़ को सुना ना, तो पीछे पलट कर देखा, लेकिन जब देखा ना तो कोई था ही नहीं। आवाज़ बिल्कुल मेरी पास आती जाती रही, बिल्कुल जैसे बस पहुंचने वाली है। अब मेरा तो खून सूख चुका था। मैं समझ गया कि आज तो मैं चक्रव्यूह में फंस गया। अब मैं इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाऊंगा। आखिर जो मैंने सोचा था, अब वही खेल दोबारा से शुरू हो गया। ये भूतों का मंडली का ही खेल है। अब ये मेरे साथ में क्या करेंगे, कुछ भी मालूम नहीं। अब मैं भागना चाहता था खेतों की तरफ कि मैं रास्ता छोड़ दूं, सड़क छोड़ दूं और खेतों में उतर करके कहीं छिप के बैठ जाऊं। लेकिन अभी सोचा ही था, भागा भी नहीं था, और तब तक पीछे से जो भारी बूट की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, बिल्कुल मेरे पास आकर के रुक गई। और उसने जैसे मेरा हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ करके अब मुझे हवा में उठा लिया था, और वो भी खेतों के साइड में मुड़ गया। अब मुझे खेतों में एक तरह से उछाल सा दिया था। अब मैं अब खेत में गिर चुका था। जैसे ही गिरा ना, एक आवाज मुझे सुनाई दी। वो भारी आवाज आज तक नहीं भूलता। वो कड़कती हुई आवाज, और आवाज कह रही थी, क्या नौजवान तुझे पता नहीं है कि इस वक्त में इस रोड पर कोई अकेले गुजरता नहीं है? क्या तुझे मालूम नहीं है? क्या तू मरना चाहता है? यहीं पर छिपा रहा, निकलने की कोशिश मत करना। और इसके बाद वो आवाज मेरे कानों से गायब हो चुकी थी। मैं खेत में दुबक चुका था। मेरा सर्दी के टाइम में अब गर्मी का एहसास हो रहा था। पसीना डर के मारे निकलना शुरू हो गया था। ऐसी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन उस रास्ते पर मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। बिल्कुल गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस रोड पर जाऊं और अपने गांव की तरफ निकलूं। हाँ, करीब करीब आधा घंटा बीत गया ना, और तभी मुझे डर सता रहा था। और वो जिसने में मुझे मेरा हाथ पकड़ के हवा में उछाल दिया था इस खेत में, वो कौन था? वो भारी आवाज़ को मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आवाज़ मैंने कभी सुना ही नहीं था। ना जाने कौन था, कौन सी शक्ति थी जो मुझे रोड से उठा करके इस खेतों में पटक दिया था। और वही हुआ आधे घंटे के बाद। जैसे तेज लोग दौड़ते हुए उस पर अब आवाज़ सुनाई देने लगा। जैसे पहले मैं शोर सुना था ना,
अब वैसे ही शोर अब सुनाई देने लगा, जैसे सैकड़ों लोग उस रोड पर दौड़ती जा रहे हो। भारी बूटों की आवाज़, कुछ घोड़ों की आवाज़, ऐसा ही मुझे महसूस होने लगा था। इसके बाद जो मेरी हिम्मत थी बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं उसी खेत के अंदर में छिपा हुआ आज सुबह तक एक तरह से निकल ही नहीं पाया। मेरी जो हालत थी न, ठंड के मारे बुरी हो चुकी थी। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं रोड पर गया तब मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। कम से कम खेत के अंदर हूँ, ठंड का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन मैं सुरक्षित तो हूँ। आखिरकार जब सुबह हुई तब मैं उस खेत से निकला, और वो भी जब वो रास्ता चलने लगा, उस पर मुसाफिर इधर से उधर जाने लगे, तब मैं उस रोड पर पहुंचा। मेरा शरीर ठंड से अकड़ चुका था, ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। घर पर जैसा मेरा इंतजार ही हो रहा था। माँ कह रही थी कि बेटा, तेरे को कितना मैं हमने फ़ोन किया, क्या तेरा फ़ोन बंद हो चुका है? क्या हुआ है? तू था कहाँ रात भर? जब माँ ने मुझे बोला ना, तो वाकई में फ़ोन का ध्यान आया कि अरे मेरे पास तो फ़ोन भी है। आज जब मैं फ़ोन देखा ना, तो फ़ोन तो डेड हुआ पड़ा था। आज जबकि मैं शहर से निकला था ना, तो फ़ोन मेरा फुल चार्जिंग पर था। ये सब उन्हीं भूतों की वजह से हुआ होगा। खैर, मैं पिताजी को सारी हालात बताया, और तब पिताजी खौफ में आ चुके थे। कहने लगे, बेटा, वो भला मानुस था जो तुझे रास्ते से हटा दिया, नहीं तो तेरे साथ में कुछ जरूर बुरा हो जाता। मैं पूछने लगा कि पिताजी, ये सब बात कैसी होती है? कौन है ये लोग जो सैकड़ों के तादाद में दौड़ते हुए नजर तो नहीं आते, आवाज़ें आती है, साथ में घोड़ों की आवाज़ आती है। और तब पिताजी कहने लगे कि बेटा, ये अंग्रेजों के ज़माने से ऐसी आवाज़ आती है, जैसे बहुत सारे सैनिक इस रोड पर दौड़ रहे हों। ऐसा ही महसूस होता है, खास करके पूर्णमासी की रात को या फिर अमावस की रात को। बेटे, आज जो है पूर्णमासी की रात थी। तब मुझे अब समझ में आ गया था कि वो सब सैनिक होंगे, और वो सब लड़ाई में मारे जा चुके होंगे, और वो पूरी की पूरी बटालियन अब भूत में बदल चुकी थी। जैसे वो पहले वो रिहर्सल किया करते थे रोड पर इधर से उधर भागने का, दौड़ने का, वो आज भी करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अमित जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।